साथ प्रियव्रत दीक्षित। लोकसभा चुनाव बीत गया, एनडीए की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन अभी भी बीजेपी में मंथन चल रहा है। उसका कारण यह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलना, वहीं दूसरी तरफ करारी हार से बीजेपी उबल रही है। कुल मिलाकर हार पर रार मची हुई है। अब तक अगर बात की जाए तो 12 से अधिक प्रत्याशियों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट भीतरघात से आघात से रंगी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को आश्चर्यजनक तौर से करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 7 केंद्रीय मंत्रियों तक को हार का सामना करना पड़ा है और जिसके बाद अब भीतरघात मची हुई है। तो देखिए, क्या बीजेपी कैंडिडेट का गलत सिलेक्शन था, ये बड़ा सवाल है भारत समाचार का। क्या सपा ने सामाजिक समीकरण देखकर प्रत्याशी उतारे थे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या संविधान बदलने की चर्चा बीजेपी को भारी पड़ गई, भारत समाचार का बड़ा सवाल। क्या नौकरी और पेपर लीक मुद्दा भारी पड़ा है बीजेपी को? क्या मायावती के कैंडिडेट ने खेल खराब किया है या मायावती का वोट बैंक सपा की तरफ खिसका है? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन प्रक्रिया जो थी वो गलत थी? क्या सपा ने सामाजिक समीकरण देखकर प्रत्याशी उतारे थे? क्या संविधान बदलने की चर्चा बीजेपी को भारी पड़ गई? एक ही बात कहूंगी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी। पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है उसकी जब अनदेखी होती है तो वो आहत होता है। संगठन से, पार्टी से निवेदन करूंगी, प्लीज कार्यकर्ता की अनदेखी ना करें। कार्यकर्ता निराश होकर बैठा है जी घर में, बहुत आहत है। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित होगी। 2 बार मुझे फनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। जो परिस्थिति फतेहपुर की बनी हुई थी उससे ज़्यादा मुझे परिणाम मिला है, मैं इतना कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने जो फतेहपुर से संबंध बनाया वो संबंध हमेशा रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको ज़रूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, कई फैक्टर्स इस बार रहे हैं, लेकिन जो नतीजे आए हैं उसको लेकर बीजेपी को बिल्कुल भी इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि ये जो नतीजे आ रहे हैं वो इस तरीके के आएंगे। तो भारत समाचार के कुछ प्रमुख सवाल भी हैं। क्या संविधान की चर्चा, संविधान बदलने की चर्चा बीजेपी को भारी पड़ी? क्या नौकरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे जो हैं वो भारी पड़े हैं? क्या मायावती के कैंडिडेट ने खेल बिगाड़ दिया है? तो आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो बीजेपी को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था जो नतीजे आएंगे, और जो नतीजे आए भी हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। चर्चा करेंगे और ये सवाल वाजिब भी हो जाते हैं कि आखिर जब आप 400 पार का नारा देते हैं, यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करते हैं, तो आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स रह गए जिसके जो नतीजे हैं वो उससे आप भी चौंक गए कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, मनोज उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, फकरुल हसन चांद हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही नरेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से संजीव बालियान का बयान सामने आया भीतरघात को लेकर, उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। इससे पहले भी कई नेता
अपनी पार्टी पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। चाहे हम बात कर लें तो लल्लू सिंह की बात कर लें, या इससे पहले भी कई ऐसे नेता थे जो कह रहे थे कि 400 पार का नारा हमें भारी पड़ गया, नौकरी महंगाई हमको भारी पड़ गई। क्या लगता है उसके बाद संगीत सोम का फैक्टर तो संजीव बालियान वाले में तो साफ तौर पर देखा। देखिए, संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच जो अदावत लंबे समय से चल रही है, इसकी जानकारी हर किसी को है, चाहे वो केंद्र का हाईकमान हो या फिर उत्तर प्रदेश का संगठन हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबको इस पूरे मामले की जानकारी है। और चुनाव में ये जो कुछ हुआ यहाँ पर वो सब होना लाजमी था। लेकिन जहां तक बात करें वोटों की, तो सरजना विधानसभा जो संगीत सोम जहां से विधायक रहे 2 मरतबा, वहां से केवल 45 वोटों से हरेंद्र मलिक जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो आगे रहे हैं। बाकी ये कहना कि जो राजपूत हैं उन्होंने संजीव बालियान को वोट नहीं दिया, ये बिल्कुल बेमानी बात होगी। इतना जरूर है कि हाँ, थोड़ा बहुत जो बिखराव है वो जरूर हुआ है। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो अदावत है वो इस चुनाव में एकदम जग जाहिर हो गई। शुरू से ही संगीत सोम का जो रुख था वो दिख रहा था। संगीत सोम की जो टीम है वो लगातार संजीव बालियान का अपने इलाके में विरोध कर रही थी। इतना विरोध हुआ कि संजीव बालियान कहीं घुस भी नहीं पाए बिना दल बल के। और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर मीटिंगें हुई, चुनावी रैली हुई, प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री आए 2 बार, तब भी ये जिक्र हुआ हर बार कि जो संगीत सोम है उनसे बातचीत हुई है और संजीव बालियान से भी बातचीत हुई है। एक बार तो जो मीटिंग थी, चुनावी रैली, वो उसी ठाकुर 24 इलाके में रखी गई, सरजना में, जो मुजफ्फरनगर का हिस्सा है, जहां से संगीत सोम विधायक चुने जाते रहे हैं। और वो लोकसभा का हिस्सा होने की वजह से जो संजीव बालियान हैं उनको भी वहां से वोटों की दरकार थी। तो जो वोटों का बिखराव है वो तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो अदावत हुई ये सब जग जाहिर हो गया। और उसके बाद ये भी पता चल गया लोगों को कि इन 2 बड़े नेताओं में किस तरह की जो अदावत है, जो तनातनी है, वो लगातार चल रही है। ठीक है, आपको ये और बताना चाहूंगा कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके बाद से ये दोनों नेता एक बड़ा कद लेकर उभरे थे और इन्होंने यहाँ पर अपनी जो जमीन है वो मजबूत की, यहाँ से विधायक हुए, सांसद हुए, और इनकी जो दोस्ती है वो भी काफी अच्छी मानी जाती है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से हमारे नेता मौजूद हैं, मनोज उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारी पड़ गई? अब साफ तौर पर कई नेता आपके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आप पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ। कोई कह रहा संविधान बदलने का नारा हमको भारी पड़ गया, कोई कह रहा कि जो 80 की 80 सीटें जीतने की बात कही जा रही थी, 400 पार का नारा, ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता किसी की बहकावे में नहीं आते, चाहे नेता हो चाहे जो। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, वो विकास के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि किसी का बंतु मजदूर है, जैसे अदर। अरे भैया, आपके केंद्रीय मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भीतरघात हुआ, मेरे साथ बता देगा, उनका वोट नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। भीतरघात तब होता है क्योंकि वोटर्स हमारे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर साइलेंट होता है। हाँ, व्यक्तिगत किसी की रुझान हो सकता है, किसी का व्यक्तिगत काम वो हो सकता है, उस पर हमने बिल्कुल कोई वो नहीं, लेकिन हमारे जो वोटर्स है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व है, हम इस बात को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का रहा कि किस प्रकार से चुनाव का रिजल्ट आता है उसको हम स्वीकार करते हैं। अब ये कहना कि जो है वो भीतरघात हुआ, क्या हुआ? अगर भीतरघात होता तो इतना, सुनिए, किसकी? संजीव बालियान। एक बार फिर से संजीव बालियान के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि भीतरघात हुआ, उनके ही कुछ सहयोगियों ने उनको हरा दिया चुनाव। बिल्कुल, हम वो उनका अपना व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता नेताजी। मन में जो भी हार जीत का नहीं, व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता। संजीव बालियान कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी ना है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आप पार्टी, अरे छोटे, उनका व्यक्तिगत, वो अपना प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी अपनी बात क्या कर दे उसकी बात हम, अगर ऐसा होता है तो भी जांच के विषय में हमारा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस बात को तय करेगा। अगर वहां से कोई ऐसी बयान जारी होता है तो उसके लिए हम जो है अपनी बात को रखने के लिए, मैं संजीव बालियान जी की बात को ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन रह गई बात की हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या। अच्छा, क्या मनोज उपाध्याय अनजान थे इस बात से कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है?
नहीं, बिल्कुल हम इस बात को, आपकी बात से, जो उनके अंदर अगर आप कहीं ऐसा वो दिख रहा है, आदमी कहीं राजनीति है, राजनीति में ऐसी बातें हो सकती है कि आदमी बोला जाए। इसको क्या करेंगे, इसके पहले तो काफी देखिए विपक्ष वालों ने काफी चीजें बोली, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा कहीं नहीं है। हम अनुशासित लोग में रह गई बात, कहीं व्यक्तिगत में कहीं किसी के उसमें निकल जाता है। व्यक्तिगत बयान नहीं मान सकता हूँ। फखरुल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो फखरुल साहब है वो सुनिए, ऐसी कौन सी फिरकी इस बार घुमाई गई भाई, बीजेपी तक नहीं समझ पाई कि कहां से कहां बिसात बिछा दी गई उसके खिलाफ? देखिए, समाजवादी पार्टी तो लगातार इस बात को कह रही थी कि समाजवादी पार्टी इस बार अपने 2004 के प्रदर्शन से आगे निकल जाएगी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम जैसे भाजपा हवा में बात करती वैसी समाजवादी पार्टी भी हवा में बात कर रही। हमने पीडीए का नारा दिया था और घोसी का उपचुनाव जब हुआ तो समाजवादी पार्टी ने उस चुनाव को जीता था। तभी इस बात का संकेत स्पष्ट हो गए थे कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जो संजीवनी या जो रास्ता हमें घोसी विधानसभा उपचुनाव से मिला था, उसी रास्ते पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी। जो नौजवानों का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, वो बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, वो बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी को तो हार के अब 100 बहाने ढूंढेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, गरीबों का, मजदूरों का आभार व्यक्त करती है कि हमारे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिन बातों को रखा, इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों को उठाया, उनमें भरोसा जनता ने जताया और इतनी ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को अपनी स्थापना के बाद से सबसे अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रहा। इंडिया गठबंधन को सीट मिला, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जिन सीटों पर हारी है, क्योंकि ये नारे तो बड़े बड़े दे रहे थे, चाहे हम कह समझ ले 400 पार का नारा, 80 के 80 वाले पे तो आप भी थे, कह रहे थे कि 79 हमारी है, एक पे टक्कर है। देखिए, 62 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी। हाँ। और हमने 37 लोकसभा की सीट को जीता है। और जहां कहीं कमी रह गई, जिन सीटों पे हम हार गए, हम आने वाले समय में उन सीटों की भी समीक्षा करेंगे कि हमारी हार कैसे हुई, क्या कारण रह गए। कुछ सीटों पे तो हमें पता है कि कैसे हार हुई, बहुत करीब की हार थी, किस तरीके से हार हुई वो सब लोग जानते हैं, वो कहने वाली बात नहीं है। तो हमारी जो हार हुई है जिन सीटों पे, जो हमारा नारा था आपकी हराओ भाजपा हटाओ, हम कहीं ना कहीं उस नारे से थोड़ा पीछे जरूर रह गए। शायद हमारे पास 10-20 सीटें गठबंधन को और मिल गई होती तो आज जो कल शपथ हुई है वो शायद शपथ किसी और की होती। फखरुल साहब कहना क्या चाह रहे हैं? 10-20 सीटों की अभी भी दरकार है क्या इंडिया गठबंधन को यूपी से? नहीं, यूपी में तो हम अब जो होना तो हो गया है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है। हाँ। कि जो सरकार कल बनी है, जो गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी है, उनके खिलाफ हम मुद्दे उठाते रहेंगे और भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर इसी तरीके की ये भीतरघात देखने को मिली चुनाव के नतीजों के बाद, 2-4 नेता और ऐसे आ गए संजीव बालियान जैसे, तो 2027 की भी राह आसान नहीं होगी आपकी। नहीं, देखिए, अब अगर भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद जीतती है तब भी, हारती है तब भी हम मंथन करते हैं। और जहां तक बिल्कुल हम इस बात से वो नहीं करते हैं, लेकिन जनता ने जो हमको बहुमत दिया उस पे स्वीकारते हुए हमारी जो सरकार बनी उसके लिए भी जनता को हम बधाई। लेकिन आपके प्रत्याशी तो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं हार। हमारा जहाँ कमी हुई है, आपके जो प्रत्याशी है वो तो हार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीति है, राजनीति में हर आदमी का अपना अपना वो होता है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा उनको है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और हम उसका मंथन करते हैं। हम लोगों की चर्चा कहाँ हमारी कमी रह गई उसको हम पूरा करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम जो है चले जाएंगे, जाते हैं अब मैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी ऐसी कमरों में पैक हो जाएंगे। हम जाहिर सी बात है हमारा कार्यकर्ता आज भी फील्ड में रहेगा और जाहिर सी बात है 27 में आप देखिएगा जो है अच्छा प्रदर्शन, आपको बेहतर प्रदर्शन दिखने को। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए। नरेंद्र, आपका कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे और उसके बाद जो सरजना में बैठक, माफ कीजिएगा, चुनावी रैली हुई, उस चुनावी रैली में संगीत सोम से स्पेशली मुख्यमंत्री ने बात की थी। प्रधानमंत्री की रैली थी तब भी बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो तनातनी थी वो खत्म नहीं हुई। ठीक उस चुनावी रैली के बाद जो सरजना में हुई थी, संगीत सोम ने खुलकर मुखालफत की थी संजीव बालियान की और ये कहा था कि उनका स्तर नहीं जो मेरे से बात करें। पहले
जो उन्होंने बिखराव किया है समाज में, वो उसके लिए दोषी हैं। और दूसरे, अब अगर उनको वोट नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ये जरूर करेंगे कि लोगों से कहें कि वो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने अपनी वक्तव्य में एक बार भी संजीव बालियान का नाम नहीं लिया। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब ये सारी चीजें पूरा जो हाईकमान है वो जानता था, संगठन जानता था, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति क्यों रखी गई कि दोनों के बीच जो तनातनी थी वो खत्म नहीं हुई और एक बहुत बड़े अंतर से नहीं, बहुत मामूली अंतर से ये चुनाव बीजेपी ने गवा दिया। यहाँ से मनोज उपाध्याय जी, छोटा सा जवाब। बिल्कुल, हमने आपसे पहले भी कहा अब जो है कि किस प्रकार से अब अपना राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स और कार्यकर्ता किसी की बातों में आने वाले नहीं, व्यक्तिगत बंतु मजदूर नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हमारा परिवार है और 140 करोड़ आबादी को मानने पड़ती हुई नजर आ रही है। मनोज उपाध्याय जी, क्या आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फकुल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्या सपा ने सामाजिक समीकरणों को देख के प्रत्याशी उतारा था, और साथ ही साथ क्या संविधान बदलने की जो चर्चा थी वो भारी पड़ गई बीजेपी को, और साथ ही साथ क्या नौकरी और पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ा। ये तमाम सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद एक चीज चर्चा का विषय बनी हुई है। पीएम मोदी ने यूपी के 11 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है, और साथ ही साथ सभी में एक चीज बेहद ही खास है, और वो क्या खास चीज है रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका बेसब्री से इंतजार था। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और इस शपथ के साथ नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार 3 बार ये पद संभाला। पर मोदी 3.0 के स्पेशल 71 में जो खास चीज देखने को मिली वो है जातिगत समीकरण। नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के कुल 11 मंत्रियों ने पद की शपथ ली, पर क्या है वो खास समीकरण जिस पर बीजेपी ने पूरा फोकस किया। मोदी सरकार के तीसरे काल का शुभारंभ, शपथ ग्रहण के साथ नई सरकार का आरंभ, मंत्रिमंडल में बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, यूपी में जातिगत समीकरणों का रखा गया पूरा ध्यान। दरअसल मोदी 3.0 में यूपी के 11 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। काशी से चुनाव लड़ने के बाद सांसद बने नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पर खास बात रही उन 10 मंत्रियों की जिनके जरिए जातिगत समीकरणों को साधा गया। बीजेपी ने हर बिरादरी को साधने के लिए प्लान बनाया, जिससे आगामी चुनाव में बेहतर रिजल्ट मिल सके। 10 मंत्रियों के जातिगत समीकरणों को भी समझिए। राजपूत बिरादरी से 2 मंत्री, कुर्मी बिरादरी से 2 मंत्री, ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री, दलित समाज से 2 मंत्री, लोध और जाट बिरादरी से 1 मंत्री, सिख समुदाय का 1 मंत्री। लोकसभा चुनाव में यूपी की कम सीटें आने के बाद बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, जिसके बाद मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी ने सभी वर्गों को साधने के लिए तैयारी की है। हर बिरादरी से मंत्री बनाकर बीजेपी ने सारा समीकरण अपने नाम कर लिया है। चलिए अब बारी बारी से आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से जातीय समीकरणों को बीजेपी ने अपने नाम किया है। राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। पिछली कैबिनेट में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा 2005 से लेकर 2009 तक और 2013 से लेकर 2014 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजनाथ सिंह के जरिए राजपूत समाज को साधने का प्लान बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह, राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने 2 राजपूत चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका दिया है। राजनाथ सिंह के अलावा गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, जिससे कि राजपूतों का साथ मिल सके। जितिन प्रसाद की बात कर लेते हैं। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद जितिन प्रसाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिला है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसे में ब्राह्मणों का साथ पाने के लिए बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया है। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद चुने गए हैं। वे 7वीं बार सांसद बने हैं। 2009 में पंकज चौधरी सिर्फ 1 बार हारे थे। ये कुर्मी समाज से आते हैं। महाराजगंज में उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में कुर्मी समाज को साधने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
बीजेपी के समर्थक दल अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार उनकी पार्टी एक ही सीट जीत पाई है, पर कुर्मी वोटरों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है। कमलेश पासवान गोरखपुर से सटी बांसगांव लोकसभा सीट से 4 बार की सांसद हैं। उन्होंने पिछले 3 चुनाव में कमल खिलाया है। ऐसे में इस बार उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह देकर दलित समाज को साधने की कोशिश की गई है। आगरा से सांसद सत्यपाल सिंह बघेल को मंत्रिमंडल में जगह देकर दलित समाज को साधने का प्लान बनाया गया है। हाल ही में एसपी सिंह बघेल मोदी सरकार में कानून और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। बदायूं के रहने वाले बीएल वर्मा की दावेदारी बेहद मजबूत मानी जाती है। बीएल वर्मा अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हैं। बीएल वर्मा के जरिए लोधी समाज को साधने की कोशिश की गई है, जिससे कि लोधी समाज पूरा सपोर्ट कर सके। जयंत चौधरी जाट समुदाय के एक बड़े नेता हैं। चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग आज भी जयंत के साथ हैं। इसके साथ ही किसानों का भी भरपूर समर्थन रहता है। ऐसे में जयंत को मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलने से बीजेपी को किसानों का भरपूर समर्थन मिलेगा। हरदीप पुरी हालांकि यूपी के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन फिलहाल वो यूपी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सिख समुदाय को साधने के लिए हरदीप पुरी को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। इस कदम से बीजेपी को सिख समुदाय का भरपूर समर्थन मिल सकता है। यूपी से प्रधानमंत्री के साथ कुल 11 लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी ने तगड़ी प्लानिंग की है, जिससे कि जो रिजल्ट इस बार देखने को मिले उसकी अगले चुनाव में कोई गुंजाइश न हो। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम आवास